हेलो। 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 हाँ, गुड मॉर्निंग सर। सबको साउंड यस सर। यस सर। सभी अपना कैमरा ऑन। आज हम लोगों का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का लास्ट क्लास है। के बाद आज मैं एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तो आप में से कोई बताए कि क्या क्या क्लास कवर किए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आप में से सर कोई बताए। आवाज आ हाँ रहा है क्या? बोलिए। हाँ साउंड अभी आ रहा है। सर पिछले क्लास में सर बताया गया था सर शेयर होल्डर के बारे में, IPO के बारे में, और दोनों डायरेक्टर का मिनिमम डायरेक्टर का, और सर इकोनॉमिक डायरेक्टर का बताया गया था, एडिशनल डायरेक्टर और बताया गया था, और CSR बताया गया था, रिन्यूएबल डायरेक्टर बताया गया था, प्रेसिडेंट डायरेक्टर। उर्मित आपने क्या क्या देखा था पिछले क्लास में, क्या क्या कवर हो गई। सर मैंने उर्मित पिछली साउंड आपके पास। सर पुरानी वाली क्लास ली नहीं मैंने, लास्ट वाली क्लास ली। मेरा क्वेश्चन है कि हम लोगों ने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो चैप्टर स्टार्ट किए थे उसमें क्या क्या हो गया, आपने क्या क्या कवर किया। सर मैंने क्या क्या कवर करा? सर आपने उसमें ये बताया कि कंपनी में कितने डायरेक्टर होते हैं। जैसे आपने बताया था कि पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं, उसमें 3 होते हैं, प्राइवेट कंपनी में 2 होते हैं, और 1% कंपनी में 1 सिंगल होता है, ये बोला था आपने। और ये बताया कि मतलब कि मिनी मतलब कितने डायरेक्टर हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं। आपने बताया उसमें 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, और कुछ जो जो मतलब उनकी लिमिट है वो 30 तक हो सकती है अगर वो पब्लिक कंपनी हो। स्पेशल जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें रिजोल्यूशन पास करके उसको 30 तक बढ़ाई जा सकती है। वो एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है ना, उसमें मीटिंग में निर्णय लेगी, उसमें पास हो जाएगा तो हम बढ़ा देंगे 30 तक। और आपने ये बताया कि कौन सी कंपनी के अंदर एक महिला डायरेक्टर होना कंपलसरी है, ये बताया था आपने। तो उसमें आपने कंडीशन बताई थी कि जिसकी जो टर्नओवर है, अगर आपकी 300 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है तो आपको महिला एक डायरेक्टर रखनी पड़ेगी, और जिसकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ तक हो, और जो लिस्टेड कंपनी। 3 कंडीशन आपने बताई थी इसमें, लिस्टेड कंपनी, और 300 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर, और 100 करोड़ से ज्यादा का पेड अप कैपिटल। 3 ये बताए थे। और फिर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर कैसा होता है, कि अपॉइंटमेंट डायरेक्टर मतलब कौन कौन डायरेक्टर अपॉइंट, मतलब कौन सी क्या क्वालिफिकेशन है, जैसे उस पर DI नंबर होना चाहिए उसके पास, तो जब बन सकता है। तो और मतलब कि जो डायरेक्टर बनने के लिए आपके AGM में, AGM के अंदर मतलब वो मीटिंग में फैसला होगा कि मतलब कौन डायरेक्टर बनेगा। और जनरली वो एक उसका कार्यकाल 1 या 2 साल का होता है, ये सब बता। बहुत अच्छा गुरमीत, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा। सैलवी आप बता सकती हो स्मॉल शेयर होल्डर्स क्या होते हैं किसी भी कंपनी में। सर ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ये कब बताया था? बोले सर। हाँ बोलिए। बोल रहा हूँ। सर सर 20,000 से सर कम होता है, सर 20,000 से सर 20,000 से सर शेयर होल्डर जो करती है तो ये स्मॉल शेयर होल्डर कंपनी होती है सर। आवाज गया सर? चलिए ठीक है। हाँ आकाश आप बताइए। उज्जवल एक सेकंड, यस उज्जवल सर। एक सेकंड। हाँ, आकाश साउंड आपके पास जा रहा है यस मेरा। यस सर। आप हमें टाइप्स ऑफ डायरेक्टर बता दीजिए, कितने टाइप्स के डायरेक्टर्स होंगे, एक दो एग्जांपल भी बता दीजिए।
सर मैनेजिंग डायरेक्टर, नॉमिनल डायरेक्टर, एक सर रिमूवेबल डायरेक्टर भी होता है सर। ओम प्रकाश आपने क्लास किया था, पिछला क्लास था? नहीं, लाइव नहीं जुड़ा था। आप कौन से लोकेशन, गोपालगंज से है ना? मुजफ्फरपुर से भी प्रेजेंट में है, वैसे गया से हूँ मैं। चलिए फिर आगे मैं बता देता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ, उसके बाद आ जाए स्टार्ट करें। सबको स्क्रीन शेयरिंग हो रही है ना? यस सर। स्क्रीन तो नहीं हो रहा है। अभी बंद हो गया। सबको दिख रहा है स्क्रीन में? नहीं दिख रहा है? ओके, स्क्रीन नहीं लग आ रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड, वेट वेट। अभी सबको दिखा या अभी भी नहीं दिख रहा है? तो मैंने पीडीएफ शेयर किया है। दिख रहा है सर। देखिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में कंपनी लॉ में ये पढ़ा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, वो कंपनी में कैसे काम करते हैं, उनका क्या पोजीशन होती है। किसी को यदि साउंड का इशू हो तो आप बता देना, चैट बॉक्स में डाल देना, क्योंकि मैं इसको रिवीजन थोड़ा फास्ट में कराऊंगा, न्यू टॉपिक स्टार्ट करनी है। और जिनका क्लास पीछे वाला नहीं हो पाई है तो वो आप एक बार देखिएगा वीडियो, अवेलेबल है। अभी अभी साउंड का इशू नहीं है? उज्जवल, साउंड से ज्यादा ना मेरा आपके पास? ओके? यस सर। जी सर। तो सबसे फर्स्ट में ये आपको देखना समझनी होती है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो बिजनेस में पैसा लगाते
एक होता है डायरेक्टर्स जो बिजनेस को चलाता है, दोनों अलग अलग हो गए। वो प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो या एनी टाइप ऑफ कंपनी, शेयर होल्डर वो अलग होंगे, उसका नंबर अलग होता है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं किसी भी कंपनी में, उसका नंबर अलग होता है। जैसे आप यदि पब्लिक कंपनी का एग्जांपल ले लेंगे तो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर 7 होनी चाहिए, अब मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाली बात देखेंगे, कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं पब्लिक कंपनी में, तो मिनिमम 3 है और मैक्सिमम 15 है। तो शेयर होल्डर्स अलग होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग होते हैं। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। शेयर होल्डर्स का काम होता है पैसा लगाना बिजनेस में, पैसा लगाया होता है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं जो बिजनेस को चलाते हैं, बिजनेस को कैसे प्रॉफिट करनी है, कैसे बिजनेस को कहाँ पे सेल करनी है, वो सब वो देखते हैं, मीटिंग करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने ये आपको बताया था कि नंबर ऑफ डायरेक्टर मिनिमम कितने हो सकता है पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी या ओपीसी। किसी को लिमिट पता है? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। यस सर। प्राइवेट कंपनी में कम से कम वो को और पब्लिक में कम से कम कौन का और मैक्सिमम का कौन हाँ हाँ चलिए, सही है उज्जवल, आपका सही है। ओपीसी 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 1 होंगे, प्राइवेट कंपनी में 2 होगा, पब्लिक कंपनी में 3 होगा मिनिमम। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? तो ओपीसी में मैक्सिमम कितना हो सकता है 1 पर्सन कंपनी में? किसी को आइडिया? नंबर सर ओपीसी में, हाँ बता देता हूँ, ओपीसी में मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी में ऐसे 15 होता है, बट उसको 30 तक इंक्रीज किया जा सकता है। कैसे इंक्रीज किया जाएगा? तो एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास की जाती है बोर्ड मीटिंग में, वो अप्रूवल हो जाएगी तो वो 30 तक नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को 30 तक कर सकता है। ठीक है। लेकिन 2 ऐसे कंपनी के मैंने एग्जांपल बताया इसमें आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 15 ही होगा, उससे एक भी exceed नहीं होगा। 2 ऐसे केस मैंने बताया, एक तो आपकी सेक्शन 8 कंपनी और दूसरी आपकी गवर्नमेंट कंपनी। होती है जिसमें आप नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट ऑफ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी में 15 होगी। ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है सेक्शन 8 कंपनी। आकाश बता सकते हो सेक्शन 8 कंपनी क्या है? सर ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करती है। सोशल एक्टिविटी सर वेलफेयर सर सोशल एक्टिविटी करना सर वेलफेयर सर आज यस सर इतना लेट लगा गया आपको। सुजाता आप बताओ सेक्शन 8 कंपनी क्या है? सर ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे वर्क करती है सेक्शन 8 कंपनी। हेलो सर। नो प्रॉफिट नो सर अगर लॉस। कंपनी को 15 से ज्यादा डायरेक्टर की नीड्स है तो इसके लिए सेक्शन 8 की जरूरत पड़ती है। सर सेक्शन कंपनी नहीं आएंगे हाँ बताइए। का मेन मोटिव, सर इसका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं होता, उसका सोशल एक्टिविटीज है, उसको इन्वॉल्वमेंट होती है उससे ज्यादा, जैसे एजुकेशन में और फिर ये सब। आपको भाई मैं समझा था। बोल रहे थे आप।
हेलो। ये हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। आप वो दुकान खोलने को कौन है? कितना पैसे होता है? कौन सी कंपनी में? गवर्नमेंट कंपनी। आवाज नहीं। हेलो। गवर्नमेंट कंपनी। हेलो। हाँ आवाज आ रहा है सर? आप डाल रहे हो। अब आप लोग सभी अपने म्यूट कीजिए ना, जिनका क्वेश्चन है चैट बॉक्स में डाल दीजिए, तो ऐसे क्लास पे आपका मतलब ये हो जाएगी वो। चलिए, तो हम यहाँ पे देख रहे थे किसी भी कंपनी में, मतलब जो सेक्शन 8 कंपनी है या गवर्नमेंट कंपनी है, उसमें नंबर ऑफ डायरेक्टर को इंक्रीज नहीं की जा सकती है, उसको एक्सीड नहीं की जा सकती है, अप टू 15 तक उसकी लिमिट रहेगी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि वोमेन डायरेक्टर भी रखना होता है तो यहाँ पे कंडीशन होती है कि जितनी भी लिस्टेड कंपनी होती है, वो सभी कंपनी में वोमेन डायरेक्टर मिनिमम 1 होनी चाहिए। लिस्टेड कंपनी ऐसी कंपनी जिसका शेयर सेबी के पास है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो होता है सेबी के पास लिस्टेड होती है, तो जितने लिस्टेड कंपनी है उसमें मिनिमम 1 वोमेन डायरेक्टर रखनी है। या वैसे पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 100 सीआर हो या उसकी सेल वैल्यू 300 सीआर हो, उससे एक्सीड होगा तो उसमें भी वोमेन डायरेक्टर रखनी होती है। ये 3 कंडीशन होती है। जनरली ऐसा क्वेश्चन आप जब जाएंगे तो इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद मैंने बताया था रेसिडेंटल डायरेक्टर, वैसे डायरेक्टर जो इंडिया में 182 दिन से ज्यादा स्टे किया हो, उसे रेसिडेंटल डायरेक्टर बोलता जाता है। एक मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, वो डायरेक्टर्स जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता है। और जो होल टाइम डायरेक्टर होते हैं, मतलब फुल टाइम जो होते हैं, वो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं। लेकिन जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते हैं। यहाँ पे कंडीशन था कि मान लेते हैं कि आपके टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 15 है, सपोज कीजिए, तो आप कितना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखेंगे? क्या कंडीशन इसका किसी को पता है? सर 1/3 होना चाहिए। वन थर्ड ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होनी चाहिए। तो इस केस में कितनी होगी? 5 हो जाएगी, 15 का 1/3। और कोई भी कंपनी अपने यहाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कब रख सकता है, तो उसके लिए भी कुछ कंडीशन है। तो कंपनी का यदि शेयर कैपिटल 10 सीआर से एक्सीड कर रहा है, कंपनी का सेल वैल्यू 100 सीआर से एक्सीड कर रहा है, या कंपनी ने कहीं से लोन लिया है, या कंपनी के पास किसी का डिवेंचर है ना, आउटस्टैंडिंग है, वो यदि 50 सीआर से क्रॉस करती है, तो उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रखना नेसेसरी हो जाती है। तो ये सब आपको पिछले क्लास में हो गई है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा अभी टाइम नहीं दे रहा हूँ, है ना। एक आपका जो हो गया एडिशनल डायरेक्टर्स, एक आपका होता है अल्टरनेटिव डायरेक्टर्स, एक होता है नॉमिनी डायरेक्टर्स। गुरमीत, इसमें आप बता सकते हो? सर ये जो नॉमिनी डायरेक्टर होते हैं ना, इनका कोई वोटिंग राइट नहीं होता। ये सिर्फ हमारे सुपरविजन के लिए होते हैं कंपनी के अंदर, जो जिनको वो एजीएम के द्वारा भी नहीं बनाए जाते। ऐसे डायरेक्टर हमारे मतलब नॉमिनी डायरेक्टर होते हैं। बोले सर। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए मोनू। अल्टरनेट डायरेक्टर सर जो सर 3 महीने के सर को लेकर सर बाहर चल जाता है सर, उसको सर अल्टरनेट डायरेक्टर को रखा जाता है सर।
एडिशनल का किसी का डेथ हो गया था तो फिर पर दूसरा कोई आया उसको एडिशनल डायरेक्टर बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एडिशनल कैरेक्टर है, अल्टरनेट कैरेक्टर्स है, नॉमिनी डायरेक्टर्स है। एडिशनल वो हो गया कि जैसे आप डायरेक्टर हो कोई कंपनी में, आपके बदले में जैसे आप काम कर रहे हो कंपनी में, है ना, आप यदि प्रेजेंट नहीं होते हो तो आपके बदले में वो डिसीजन ले, या मतलब आपके एक्टिविटी को वो कर सकते। एक होता है अल्टरनेट, वो होती है कि कोई भी डायरेक्टर यदि इंडिया से 3 मंथ के ज्यादा के लिए, है ना, भी 3 मंथ से ज्यादा के लिए बाहर ऑफ इंडिया जाता है, तो उसके बदले में एक अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट की जाती है। आई बात समझ में? मोनो किसी कंपनी का डायरेक्टर है, अब वो यूएसए गया है 5 मंथ के लिए, तो उसके बदले में उस कंपनी में एक अल्टरनेट डायरेक्टर रखा जाएगा। कैसे ही मोनो फिर वापिस आएगा इंडिया, तो जो डायरेक्टर्स को हमने रखा है अल्टरनेट, उसको हटा दिया जाएगा। ये कंडीशन है। तो सर वो पूरा काम कर सकता है जो मोनू हम करता आपको, है डायरेक्ट? हाँ, हाँ, वो पूरा काम वो हो सकता है। उसके बाद आपको ये बताया कि कुछ ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं जो स्मॉल शेयर होल्डर्स के द्वारा अपॉइंटमेंट किए किए जाते हैं कंपनी में। तो यहाँ पे दो वर्ड आपको यहाँ पे देखते हैं। किसी भी कंपनी के लिए कोई शेयर होल्डर कब स्मॉल माना जाएगा? क्या लिमिट है, किसी को पता है? ये 120,000 पैसे अगर पर्सन सर जो शेयर होल्डर करता है सर वह स्मॉल कंपनी में जाता है। हाँ। आकाश किसी कंपनी शेयर में पैसा लगाता है, शेयर परचेज कर रहा है कंपनी, किसी भी यस कंपनी सर। का एग्जांपल ले लो, टाटा कंपनी, रिलायंस, कोई भी कंपनी है। तो यदि आकाश, है ना, बीस यस हजार सर। से कम के वैल्यू का शेयर तो क्या है, तो सर उसको आप स्मॉल बाद शेयर में होल्डर्स। उसको वही बता रहे हैं, स्मॉल शेयर होल्डर से बता रहे हैं एग्जाम्पल। सर साउंड नहीं आ रहा है। सर साउंड हेलो, नहीं आ रहा है। अच्छा, सबके साथ इशू है यस क्या सर, साउंड का? क्लियर नहीं आ रहा सर, प्रॉब्लम कट कट के आ रहा। अभी भी साउंड का इशू है? अब सही आ रहा है सर। हम यहाँ पे ये बता रहे थे, किसी भी कंपनी में, कंपनी के लिए कोई भी पर्सन जो शेयर परचेज किया है या पैसा कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, वो कब स्मॉल माना जाएगा? हमने एग्जांपल लिया था कि आकाश ने किसी कंपनी से शेयर परचेज किया है और उसकी वैल्यू 20,000 से कम की है, तो आकाश को उस कंपनी के लिए क्या माना जाएगा? ये स्मॉल शेयर स्मॉल होल्डर, शेयर होल्डर। है ना। यदि 20,000 से कम की वैल्यू का आप शेयर परचेज करते हैं उस कंपनी में, तो आप उस कंपनी के लिए स्मॉल शेयर होल्डर्स होते हैं।
तो आपके जैसे ही यही है ना, यदि उस कंपनी में 1,000 से ज्यादा शेयर होल्डर्स है, छोटे छोटे 1,000 से ज्यादा है, तो उस कंपनी में एक ऐसे डायरेक्टर रखा जाएगा जिसका अपॉइंटमेंट स्मॉल शेयर होल्डर्स करेंगे। ये सब मिलके उनको चुनेंगे। समझे बात को या नहीं समझ पाए? यस यस सर। यस सर। जैसे हम सभी मान लेते हैं स्मॉल शेयर होल्डर्स है, तो हम किसी ऐसे पर्सन को डायरेक्टर अपॉइंटमेंट करेंगे उस कंपनी में, यदि हम लोग उस कंपनी में 20,000 से कम का वैल्यू का शेयर परचेज किए। तो स्मॉल शेयर होल्डर्स क्या होता है, और कब कितनी लिमिट होती है, कितना नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स होगा तो कोई कंपनी में वो डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट कर सकता है। तो ये 1,000 का लिमिट है। ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ी पॉइंट मैंने ये बताया था आपको कि डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन एनी कंपनी। क्या डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब क्या डिस्क्वालिफिकेशन यदि होगा तो आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टर्स नहीं बन सकते हैं। आप में से कोई बता सकते हो क्या डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब सॉरी, यस सर। क्या यदि होगा तो बहुत अच्छा उज्जवल, बहुत अच्छा। चलिए अंजलि, आप बता सकते हो डिस्क्वालिफिकेशन क्या होता है किसी भी डायरेक्टर्स के लिए? मोनिका, शालवी? यस सर। फिर अगर किसी का DIR नंबर नहीं होगा तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता है। अगर वो इंसॉल्वेंट पर्सन होगा तब नहीं बन सकता है। अगर अनसाउंड माइंड होगा फिर तो भी नहीं बन सकता है। और फिर अगर उसका मिनिमम एज 21 से कम होगा तो नहीं बन सकता है। और फिर अगर वो 3 इयर्स प्रीवियस अगर वो ITR फाइल नहीं किया होगा तब भी नहीं बन सकता है। या अगर उस पर केस चल रहा हो किसी पे नहीं बन सकता है। चलिए बहुत अच्छा आपने बताया। और भी कोई बताना चाहते हैं डिस्क्वालिफिकेशन किसी पर्सन के लिए यदि हो तो वो डायरेक्टर्स नहीं बन सकता है? पे उज्जवल और सालवी ने बिल्कुल सही बताई है। सर बोलो मैं सर। बताऊं? हाँ बताइए। सर सर ऐसे पर्सन जो मतलब डायरेक्टर नहीं बन सकते अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड पर्सन है, अनसाउंड माइंड पर्सन है, यानी जो मतलब मेंटली या फिर वो मतलब वो जो मेंटली मतलब डिस्टर्ब है वो नहीं बन सकता, क्योंकि डायरेक्टर बनने के लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आप डिसीजन ले ही नहीं सकते हो। आप इंसॉल्वेंट पर्सन हो, आपकी लाइबिलिटी ज्यादा हो गई है, एसेट आपके पास कम है, तो आप इंसॉल्वेंट पर्सन कहलाओगे, तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। और दूसरा, आप अगर माइनर हो, आपकी उम्र 18 साल है, तो आप नहीं बन सकते, क्योंकि कम से कम डायरेक्टर बनने के लिए आपकी उम्र 21 साल होनी बहुत जरूरी है। दूसरा, मीन अगर आप सालवी। जेल हो गई, आपको जेल हो गई हो 5 साल तक की जेल होगी, तो उससे अगले 5 साल तक आप डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। अगर आपने शेयर खरीद रखे हो, अगर शेयर आपने आपकी उसकी कॉल मनी नहीं दी होगी, तो अगर आपने कॉल मनी नहीं दी होगी और आपकी शेयर जब्त हो गई तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। या फिर
दूसरा डायरेक्टर बनने के लिए आपको एजीएम में भी अप्रूवल चाहिए। एजीएम जो होती है उसमें डिसीजन लिया जाता है। अगर आप वहां आपका मतलब आपको नहीं, वहां से आपको कंसिडर करा जाता है तो आप नहीं बन सकते हो। और कोई मैक्सिमम तो मैक्सिमम एक व्यक्ति मतलब 20 कंपनियों का डायरेक्टर बन सकता है, उससे ज्यादा का डायरेक्टर नहीं बन सकता। ज्यादा से ज्यादा एक व्यक्ति। क्या है? हाँ बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन था, है ना, कि कोई पर्सन किसी भी कंपनी में डायरेक्टर्स बनने के लिए पहले ये चेक की जाती है कि क्या आप इस कैटेगरी से बिलोंग तो नहीं करते। यदि आप इस कैटेगरी से नहीं हो तभी आपको आगे डीआईएन नंबर प्रोवाइड की जाती है, और डीआईएन नंबर मिलने के बाद ही आप किसी कंपनी में एज ए डायरेक्टर्स बन सकते हैं। रिमूवल हम आज अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज का अभी का टॉपिक क्या होगा कि किसी भी कंपनी में, है ना, मीटिंग का क्या प्रोसेस होता है। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी, एनी टाइप ऑफ कंपनी, मीटिंग क्या है, मीटिंग कैसे करनी चाहिए, मीटिंग कैसे अरेंज करनी चाहिए, मीटिंग कहाँ होनी चाहिए, मीटिंग में क्या डिस्कशन होनी चाहिए, मीटिंग एक साल में कितने बार होनी चाहिए, एनुअल जनरल मीटिंग बाकी मीटिंग से कैसे डिफरेंस है। ठीक है। मीटिंग में और भी क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। हम मीटिंग यदि वीडियो कॉल करते हैं या ऑडियो कॉल करते हैं तो उसमें क्या डिसीजन ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं। यदि हम फिजिकल वे में मीटिंग में प्रेजेंट होते हैं तो उसमें क्या डिसीजन लेते हैं, नहीं ले सकते हैं। हमें मीटिंग करने से पहले हमें नोटिस देना होता है कि हम मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आप यदि मीटिंग के लिए नोटिस नहीं देते हैं तो उसके लिए कौन सा लाइबल होगा, उसको कितना पेनाल्टी देनी होगी, ये सब आज की क्लास में डिस्कशन होगी। समझे। तो सबसे पहले फर्स्ट में ये देखना होता है, आप सिंपल, आप पहले ये माइंड में सोचो कि मीटिंग क्यों की जाती है ना। आप मान लो आप अपने फैमिली मेंबर के साथ मीटिंग होता है या फ्रेंड के साथ मीटिंग होती है, या अभी हम क्लास में से जूम मीटिंग पे क्लास ले रहे हैं, ये जस्ट लाइक एन एग्जांपल ऑफ मीटिंग, है ना। तो ये मीटिंग क्या होती है, किसी को कुछ आइडिया। जैसे हाँ बताइए। सर मीटिंग किसी कंपनी का सर मीटिंग इसीलिए बताया जाता है कि सर कितना प्रोग्रेस हुआ, कितना लॉस हुआ, सर सारा चीज उसमें बताना पड़ता है सर। कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है, कैसे बिजनेस चलाना है सर, पूरा सर मीटिंग में सब बताया जाता है सर। नहीं, देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप फैमिली मेंबर के साथ बैठे हो, है ना, घर में सभी मम्मी पापा सब लोग हैं, वहां पे क्या मीटिंग होगा, बताइए। सर सबसे पहले तो कंपनी का एजेंडा ही फिक्स करा जाता है कि तुम्हारा एजेंडा क्या है, टॉपिक क्या है, जब भी तो मीटिंग होगी। ठीक है। तो मीटिंग का जो कंटेन है या मीटिंग की जो मतलब जो कंटेन या वर्ड है वो डिसाइड करता है कि आप किसके साथ मीटिंग कर रहे हैं और कौन सा टॉपिक पे मीटिंग कर रहे हैं। यदि आप फैमिली के साथ मीटिंग करेंगे तो वो मीटिंग वाली बात अलग हो गया, है ना। बाकी लोगों फ्रेंड के साथ करेंगे तो उसमें आपकी टॉपिक अलग हो जाएगी। टीचर के साथ मीटिंग होगा तो उसका टॉपिक अलग हो जाएगा। तो सेम ऐसे इतनी बड़ी कंपनी चलती है तो उसको भी चलाने के लिए मीटिंग करनी होती है। तो इसका एक प्रोसेस होता है जो इसका कंपनी लॉ में सही से बताया गया है। ठीक है। तो आपने मैंने पहले आपको बताया टाइप्स ऑफ कंपनी, है ना, टाइप्स ऑफ अलग अलग टाइप्स का कंपनी बताया था कि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि आप यदि मैं ओपीसी बोलूँ या पब्लिक कंपनी बोलूँ या प्राइवेट कंपनी बोलूँ उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे फर्स्ट में मीटिंग जो होती है वो किसी भी मतलब पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, उसके लिए एक साल में 4 टाइम्स मीटिंग करनी होती है। ठीक है।
और मीटिंग के बीच का जो टाइम है वो 120 डेज से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। जैसे एक आज हम मीटिंग स्टार्ट किया, ठीक है, अगला जब हम मीटिंग करेंगे तो इस दोनों के बीच की गैप 120 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। समझे? यदि हम आज मीटिंग स्टार्ट किए तो हम 15 दिन बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं मीटिंग, लेकिन मैक्सिमम गैप ऑफ द टाइम डे है ना, उस मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज्यादा का नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन किसके लिए है? प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी। लेकिन ओपीसी के लिए क्या कंडीशन है कि ओपीसी जो कंपनी होती है, एक फाइनेंशियल ईयर हो गई जो अप्रैल से स्टार्ट होकर मई मतलब मार्च मंथ तक जाती है। तो हाफ मंथ कौन सा हो गया? हाफ हाफ पॉइंट मतलब जो कौन सा टाइम हो गया एक साल का फाइनेंशियल अक- ईयर का? अक- अक्टूबर से। अक्टूबर। अप्रैल से लेकर मार्च के बीच का जो टाइम है वो अक्टूबर हो गया, हाफ टाइम। तो जो ओपीसी होगा, ओपीसी मतलब 1% कंपनी, वो हाफ टाइम से पहले एक मीटिंग करेगा, ठीक है, और एक मीटिंग वो हाफ टाइम के बाद करेगा। और उस दोनों मीटिंग के बीच का जो टाइम है उसमें मिनिमम 90 डेज का गैप होनी चाहिए, 90 दिनों का गैप होनी चाहिए। जैसे कोई 15 सितंबर को ओपीसी है वो मीटिंग किया है, तो उसके अगले 3 मंथ बाद 90 डेज के बाद ही वो मीटिंग कर सकता है। इस कंडीशन अप्लीकेबल फॉर ओपीसी। इनको फिर से बताइए सर। सर हाँ बताइए। एक बार और फिर से बताइए सर, 1% कंपनी। देखिए, ओपीसी के लिए कंडीशन क्या है कि जो उसका मिडिल पॉइंट होता है फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है, उस मिडिल पॉइंट से पहले एक मीटिंग होनी चाहिए और एक मीटिंग उसके बाद होनी चाहिए। लेकिन दोनों मीटिंग के बीच का जो टाइम है, टाइम का जो गैप है, वो 90 डेज या उससे अधिक होनी चाहिए, 90 डेज से कम नहीं होनी चाहिए। जस्ट लाइक एज एग्जाम्पल, हम एक 15 सितंबर को एक मीटिंग किया है तो हम एक 15 अक्टूबर को मीटिंग रख सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? हो सकती है या नहीं हो सकती है? नो नो सर। के नहीं बाद हो होगा। सकती, क्योंकि मिनिमम टाइम आपका जो है 90 डेज की होनी चाहिए। क्या 15 दिसंबर के बाद कर सकते हैं। 15 दिसंबर के बाद हो सकता है। वही चीज हम लोग आज डिस्कस करेंगे, बहुत से टॉपिक्स इसमें है। ये तो मैंने आपको बताया कि कितने टाइम्स आप मीटिंग कर सकते। तो ये जो बताया ये सिंपल मीटिंग हो गया। एक होता है एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम, जो ईयर एंड होने के बाद, फाइनेंशियल ईयर जो एंड होती है उसमें वो एजीएम जो होती है उसमें बहुत सारे डिटेल्स मतलब बिजनेस के डाटा वहाँ पे मेंशन होते हैं। बिजनेस कितना प्रॉफिट किया है, कितना लॉस किया, बिजनेस का करंट पोजीशन क्या है, बिजनेस के पास कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, बिजनेस कहाँ कहाँ सेल कर रही है, बिजनेस का फॉरेन क्लाइंट कितना है, इंडिया में कितने क्लाइंट है, मतलब हर एक चीज वहाँ पे मेंशन होती है एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग। तो कोई भी कंपनी या कोई भी है मीटिंग कब होगी, मीटिंग का क्या बेनिफिट होता है, मीटिंग क्यों की जाती है? तो मीटिंग इसलिए की जाती है कि ताकि बिजनेस के जो निगेटिव पॉइंट है या बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है या बिजनेस में क्या क्या उसकी क्या उसको बोल सकते हैं, क्या क्या बिजनेस में रुकावटें आ रही है ना, वो सबको कैसे हैंडल किया जाए, बिजनेस का निगेटिव पॉइंट क्या है, बिजनेस गवर्नमेंट का डिसीजन बिजनेस पे क्या इफेक्ट करेगा, है ना, मार्केट में जो कंपटीटर है वो बिजनेस को क्या इफेक्ट डालेगा। तो ये सब के विषय में मीटिंग की जाती है। सिंपल सी फंडा ये है कि बिजनेस को कैसे चलाया जाए, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए,
बिजनेस को कैसे प्रॉफिट में लाया जाए, इसके लिए मीटिंग की जाती है। जैसे आपने कोई कंपनी स्टार्ट किया, ठीक है, आज की डेट जो है, आज की डेट 30 अप्रैल है, ठीक है। आपने कोई आज कंपनी बना लिया, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया, फॉर्मेशन हो गई कंपनी, तो आपका जो फर्स्ट मीटिंग है, विद इन 30 डेज में आपकी मीटिंग होनी चाहिए, ठीक है। आपने यदि कोई न्यू कंपनी बनाया, यदि न्यू कंपनी कोई बनी है, तो 30 डेज के अंदर में एक मीटिंग होनी चाहिए, जिसे फर्स्ट मीटिंग कहा जाता है। और उसके बाद फोर्थ मीटिंग और होनी चाहिए, जिसमें टाइम जो पीरियड है 120 दिन का ज्यादा गैप नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैंने आपको ओबीसी के बारे में बताया, ओबीसी में ये बताया कि हाफ टाइम के से पहले एक मीटिंग होनी चाहिए, एक हाफ टाइम की बाद होनी चाहिए, लेकिन दोनों के बीच का गैप जो है 90 डेज से कम की नहीं होनी चाहिए। अब पार्टिसिपेशन इन मीटिंग, बोर्ड मीटिंग में आप कैसे ज्वाइन हो सकते हैं, जस्ट लाइक एग्जांपल आप मान लीजिए, आप सभी है ना, हम सब मिलकर टैक्स ऑफ वेल्थ डायरेक्टर्स मान लीजिए, ठीक है। तो हम लोग कैसे मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं? ये तो आपका हो जाएगा कि इन पर्सन, मतलब आपको पटना या दिल्ली या कहीं भी बुलाया जाएगा जहाँ पे सभी डायरेक्टर्स होंगे, ठीक है। एक इन पर्सन हो गया। एक आपका वीडियो कॉलिंग से हो सकती है, जैसा कि अभी हम लोग क्लास ले रहे हैं वीडियो कॉलिंग, ऐसी आपकी हो सकती है। और एक आपका ऑडियो वाली हो सकती है। तो मीटिंग के 3 प्रोसेस हो सकते हैं। 3 वे में आप मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट है आप फिजिकल वे में प्रेजेंट होंगे, सेकेंड आप वीडियो कॉल से, और थर्ड आप ऑडियो कॉल से। समझ में आ रही है ना बात ये सब? जब आप अपने रियल लाइफ से कनेक्ट होंगे तो ज्यादा समझ में आएगी, मैं इजी से यस इजी। सर। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मीटिंग कैसे ज्वाइन आप लोग कर सकते हैं, बताइए क्या क्या है। सर फिजिकली वे में सर, ऑडियो कॉल फिजिकल वे में और वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल। लेकिन जो आप ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल पे जो मीटिंग करेंगे, या जो आप फिजिकल में जाकर मीटिंग करेंगे, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। डिफरेंस ये होगा कि आप यदि बिजनेस के लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, है ना, या कोई फाइनेंशियल रिलेटेड एक्टिविटी वाली बात है, या कोई आपका, आपके कंपनी का कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो आप वीडियो कॉलिंग या ऑडियो कॉलिंग पे उसका डिसीजन आप नहीं ले सकते। उसके लिए आपको फिजिकल वे में बाई पर्सन आपको मीटिंग में ज्वाइन होनी है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन मैं भी बताऊंगा, कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जो वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल पे डिस्कस नहीं होती है, किसी भी कंपनी की मैटर, उसके लिए आपको फिजिकल वे में प्रेजेंट होनी होती है। आप वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल पे क्या डिसीजन नहीं ले सकते, तो यहाँ 5 पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। 5 पॉइंट ये है कि आप यदि अप्रूवल देना चाहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे एक न्यू वर्ड आया है, किसी को पता है क्या होता है? मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। चलिए लगभग सही है आपका। और भी कोई बता सकते हैं सर फाइनेंशियल?
सर ये हाँ समझ रहे हैं। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इनके मतलब में बताया कि कितना बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये सब इस तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं जो जो शेयर होल्डर के मतलब डिसीजन को इफेक्ट कर सकते हैं, इस तरह के डॉक्यूमेंट। बिल्कुल सही आपने बताया। तो जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी या अदर नोट्स, ये सब हम लोग वीडियो कॉलिंग या ऑडियो कॉलिंग पे उसका अप्रूवल नहीं कर सकते। चलो आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाया वो सही है, हम लोग उसको अप्रूवल नहीं कर सकते। मतलब कोई भी कंपनी वीडियो कॉलिंग या ऑडियो कॉलिंग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अप्रूवल नहीं हो सकता है, नहीं कर सकती। आई बात समझ में? तो आपको ये समझना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है क्या है और उसके अप्रूवल क्यों नहीं की जाती। सेकेंड है अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड से रिपोर्ट। बोर्ड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिपोर्ट होता है बिजनेस का, ये काफी पर्सनल डिटेल माना जाता है। ये बिजनेस का पूरा उसमें समरी व्यू में उसका डाटा प्रेजेंट होता है, वो आप डिस्कस नहीं कर सकते ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल से। ठीक है। एक होता है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, किसी को पता है? यस मैं सर। आपको एग्जाम्पल देता, हाँ बताइए। सर प्रोस्पेक्टस मतलब आपको डीएसपी प्रोस्पेक्टस क्या ला होता दीजिए है कि और कंपनी क्या काम करती है, 6 बंडल शेयर, जो व्यक्ति कंपनी को अगर शेयर बेचने केक होते लाना हैं है, ना, ठीक है। तो कंपनी क्या काम कितना करती है, का अपना प्रोस्पेक्टस जारी करती है, 31 जिसके आधार से जिसमें 117 सारी कंपनी की ठीक है। डिटेल और होती है, 100 वो को सब लाना है, प्रेजेंट होती है। 10 mm का 16 पीस लेकर आना है उधर से। कौन सा है? तो शायद की तरह आवाज आ रहा है। हम नहीं आएगा हेलो। हेलो कंट्रोलिंग मेरे हाथ। हाँ बताइए। सर, मैं कह रहा हूँ कि ये आप बोले ना प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस जारी करा जाता है कंपनी के द्वारा जब वो कंपनी क्या करती है कि लोगों को शेयर बेचना चाहती है, शेयर कंपनी मार्केट में इशू करना चाहती है, तो अपना प्रोस्पेक्टस जारी करती है। और प्रोस्पेक्टस को देख के लोग शेयर परचेज करते हैं। उसमें सारी कंपनी की डिटेल होती है, उसमें कि आज से 2-3 मतलब कि उसका कि पिछले साल उसका कितना मतलब प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, उसमें सारी चीज प्रॉफिट एंड लॉस इस तरह की सारी जानकारी होती है। जैसे स्कूल कॉलेज वाले जारी करते हैं ना अपना प्रोस्पेक्टस जारी कर, उनको देख के बच्चा मतलब एक तरीके से बुकलेट होती है ना, तो उसमें शॉर्ट समरी होती है कि मतलब कि क्या उसकी पोजीशन है, क्या लायबिलिटी है, क्या क्या उसकी एसेट है, जिससे क्या जिनको देख के कंपनी का शेयर होल्डर वो शेयर को परचेज करते हैं। ये प्रोस्पेक्टस चलिए, होता है। बहुत हाँ, तो बहुत अच्छा आपने बताया। अच्छा, आप लोगों ने एडमिशन लिया होगा तो ये आपको सबको दिखाया गया होगा स्टार्टिंग टाइम में, सबको दिखाया गया था ऐसा? यस सर। ऐसा दिखाया गया होगा या इस टाइप का दिखाया गया होगा? दिस इज द प्रोस्पेक्टस ऑफ कंपनी, यही प्रोस्पेक्टस है। इसमें क्या है, कंपनी का डिटेल है, कंपनी क्या क्या प्रोवाइड करेगा, है ना, कैसे कांटेक्ट आपको करनी है, क्या क्या इसमें मतलब आपको मिलने वाली है, मतलब एक हर एक चीज मतलब बताया गया होगा कि कंपनी क्या मतलब जब क्लास लेते हैं तो आपको वो बेनिफिट बताया गया होगा या जो भी पॉइंट है वो बताया गया होगा। ऐसे ही जब आप शेयर परचेज करने जाते हैं तो प्रोस्पेक्टस देखना होता है। गुरमीत ने बिल्कुल सही बताया कि बिजनेस कंपनी जो बिजनेस चला रही है ना, पिछले साल का उसका कितना प्रॉफिट हुआ है, बिजनेस का फ्यूचर प्लान क्या है, बिजनेस बिजनेस के कौन सी क्लाइंट है, बिजनेस क्या चीज में डील करती है, एवरीथिंग अबाउट द कंपनी। ठीक है। तो सब चीज की जानकारी जब आपको मिलेगी है ना, उसके बाद ही आप उस कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, या जब आपने अब जब आप खुद सेटिस्फाई हुए तभी तो आप यहाँ पे एडमिशन लिया। बात समझ में आ रही है ना? तो प्रोस्पेक्टस बहुत ही बड़ी चीज होती है किसी भी कंपनी के लिए, तो उसका अप्रूवल आप बोर्ड मीटिंग में ही होती है, लेकिन वो वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल पे उसका अप्रूवल नहीं हो सकता है। आई बात समझ में? तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, ऑडियो कॉल या वीडियो कॉलिंग पे क्या नहीं हो सकता है। ये तो फर्स्ट में क्या देखा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड ऑफ रिपोर्ट, और क्या होता हाँ, है प्रोस्पेक्टस। फर्स्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेकंड में बोर्ड्स का जो रिपोर्ट होता है जो काफी सीक्रेट डाटा होता है किसी भी कंपनी का, उसका बिजनेस प्लान होता है, उसको आप ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल पे नहीं आप डाल सकते।
ऐसा इसलिए अच्छा, किसी को पता है ऐसा ऐसा कंपनी क्यों करती है कि हम ऑडियो कॉल या वीडियो कॉलिंग पे नहीं किया जाएगा? क्योंकि वो डाटा लीक होने का ज्यादा चांस होगा। ठीक है। तो थर्ड क्या है कि हम अपने कंपनी के प्रोस्पेक्टस को यदि अप्रूवल देना है तो हम बाई पर्सन वे में, फिजिकल वे में प्रेजेंट हो करके ही हम उसको वहां पे देंगे। एक होता है ऑडिट कमेटी। हाँ बताइए। फिर यहाँ पे अप्रूवल इसलिए नहीं देते उस सब में क्योंकि वो डाटा लीक होने की ज्यादा चांस होती है, इसलिए अप्रूवल नहीं दी जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बोर्ड बोर्ड या प्रोस्पेक्टस। तो एक नया यहाँ पे वर्ड आया है ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी या ऑडिटिंग या ऑडिट, कुछ आप लोगों को पता है? कोई बता सकते हैं ऑडिट कमेटी क्या होती है? सर जो हमारी कंपनी के अकाउंट्स होते हैं, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह सब चीजें होती हैं, तो उनको चेक करने के लिए कमेटी बनती है। मतलब कि जो इस तरह के जनरली सीए वगैरह होते हैं, जो सीए सी ऐसे होते हैं जो हमारे मतलब कंपनी के जो सारे फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है उनका ऑडिट करते हैं। तो उनसे रिलेटेड जो, अगर वो ऑडिट करके जो कुछ भी बताना होता है, उस तरह के डिसीजन हम ऑनलाइन मोड में नहीं कर सकते, वो अप्रूवल नहीं माने जाएंगे, उनके लिए आपको ऑफलाइन मीटिंग ही होगी। हम्म, हाँ बिल्कुल आपने सही बताया। कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ना, जो अकाउंटेंट के द्वारा बनाई जाती है, उसको सीधा वो बोर्ड मीटिंग में या एजीएम में उसका मतलब नहीं भेजा जाता, उसको पहले चेक की जाती है। तो चेक करने का जो प्रोसेस होता है उसी को ऑडिट बोला जाता है। और जनरली किसी भी कंपनी में जो ऑडिट होता है, चेक करने की काम होती है, वो सीए लोग ही करते हैं, जिसे टैक्स ऑडिट बोला जाता है। तो उस ऑडिट के लिए एक कमेटी बनाई जाती है कि हम 5 या 6 मेंबर मिलके कंपनी के जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसका ऑडिट करेंगे, उसका चेक करेंगे। तो उसके लिए जो अप्रूवल है, जो मीटिंग में कौन कौन प्रेजेंट होंगे, मीटिंग कैसे होगी, है ना, किस पर्सन को अलाउ किया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने के लिए, इसका अप्रूवल आप वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल पे नहीं दे सकते हैं। अभी हम लोगों ने क्या समझा, ऑडिट क्या है, ऑडिट कमेटी क्या है, और इसका अप्रूवल हम लोग ऑडियो कॉल या वीडियो कॉलिंग पे नहीं दे सकते। सबसे लास्ट पॉइंट है कि हम ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल पे ये बात है ना, इसका भी डिस्कशन हम लोग नहीं कर सकते। इसमें देखिए बहुत से नए नए वर्ड आपको देखने को मिलेगा। अप्रूवल ऑफ द मैटर। हाँ बताइए। फर्स्ट पॉइंट अभी क्या बताया हम, मोनू बताओ तो। ठीक है सर। अभी जो फर्स्ट पॉइंट हुआ है ऑडिट कमेटी मीटिंग। ये सर दूसरी कमेटी ये बताया कि सर जो कंपनी का सर फाइनेंशियल सर स्टेटमेंट देखना जाता है सर, ये सर रेडियो सर वीडियो कॉल पर सर ये मीटिंग सर नहीं हो सकती है सर, ये सर कॉलेज में हो सकती है सर, दूसरी मीटिंग में। चलिए मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए, कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जब प्रॉफिट लॉस हो गया, बैलेंस शीट हो गया, इसको चेक करने के लिए, है ना, सीए लोग चेक करते हैं। तो जो चेक की जाती है, वो जो प्रोसेस होता है चेक करना, वही ऑडिट कहलाता है। तो ऑडिट में मतलब चेक करने के लिए कौन कौन से पर्सन को अपॉइंटमेंट की जाए, इसका अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देते हैं। और इसका अप्रूवल वीडियो कॉलिंग या ऑडियो कॉलिंग से नहीं हो सकता। आई बात समझ में या अभी भी कंफ्यूजन? चलिए ठीक है। और सबसे लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे बहुत से वर्ड आपको देखने को मिलता है। अमालगमेशन है, मर्जर है, डिमर्जर है, एक्विजिशन है, ये वर्ड सुना सुना लग रहा है किसी को? यस सर। हाँ बताइए।
अमलगमेशन होता है अगर टू या टू से ज्यादा कंपनी एक साथ मिलके एक न्यू कंपनी बना दे, तो ये होता है। और सर मर्जर भी पूरा क्लोज है, इससे ये होता है टू या न्यू कंपनी बनाए बट उसमें पुरानी कंपनी की existence है। और सर डिमर्जर में होता है अगर एक कंपनी स्प्लिट ऑफ हो जाए, वो अलग बहुत दो तीन कंपनी में डिवाइड हो जाए और वो अपना इंडिविजुअल वो ऑपरेट करना चाहे, इसमें डिमर्जर है। ये जितने भी वर्ड यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये कंपनी या तो दो कंपनी आपस में मिलेगी या कंपनी आपस में डिवाइड होगी, तो ये सबका डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, जो बोर्ड के मेंबर होते हैं, और वो डिसीजन वो अप्रूवल नहीं देंगे। इस पे अप्रूवल नहीं देंगे ऑडियो कॉल या वीडियो कॉलिंग पे। जैसे अमालगेशन का एक एग्जांपल देते हैं, जैसे एक मोनू कंपनी है, एक अंकित कंपनी, ठीक है। तो मोनू कंपनी और अंकित कंपनी दोनों आपस में ये डिसीजन लिया कि हम दोनों क्लोज हो जाएंगे, एक न्यू कंपनी से बनाएंगे, हम और अलग नाम से बनाएंगे, मोनू अंकित प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे दो कंपनी बंद हो गई और एक न्यू कंपनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। सेकेंड है मर्जर। इसमें क्या होता है कि मोनू कंपनी ने अंकित कंपनी को परचेज कर लिया, उसमें शेयर पैसा लगा करके उसको अपने में मिला लिया। दोनों अलग अलग प्रोसेस है। एक में आपने देखा कि दो कंपनी क्लोज होकर एक न्यू कंपनी बनी है, और सेकंड में आपने ये देखा कि केवल अंकित कंपनी बंद हुई है, मोनू कंपनी पहले भी चलती थी, आज भी चल रही है। एक होता है डिमर्जर, अलग होना। जैसे मोनू जो बिजनेस कर रहा है उसको दो चीज का सेल कर रहा है, एक उसका सर्विस का भी सेल है और एक उसका गुड्स का भी है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, टाटा कंपनी है, तो टाटा सर्विस भी प्रोवाइड करती है, गुड्स गुड्स में भी, मतलब बिजनेस करती है। टाटा का प्रोडक्ट हो गया, और टाटा का आप देखते हैं टीसीएस कंसल्टेंसी सर्विस है। अब ये टाटा मान लेते हैं, वो लोग कहेंगे कि हम दोनों अलग अलग कंपनी के नाम से चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक कंपनी का दो ब्रांच में बढ़ गया, दो अलग अलग हिस्सा में बढ़ गया। एक गुड्स में डील कर रहा है, एक सर्विस में डील कर रहा है। आई बात समझ में। एक्विजिशन है, टेक ओवर का भी वही मतलब होता है कि बिजनेस को टेक ओवर करना। जैसे आपने बायजू और आकाश को एग्जाम्पल दे दिया, आपने देखा ना, दोनों एक आइडियो मतलब एक हो गया। टेक ओवर करना मतलब उसके उसके शेयर, उसमें मतलब पैसा लगा के उसके शेयर को 50% से ज्यादा परचेज करना। ये जस्ट लाइक एज ए सब्सिडरी होल्डिंग वाली केसेस होती है। तो इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए क्या आप वीडियो कॉलिंग का सहारा लेंगे? नहीं। नो सर। नो सर। तो कुछ ऐसे पॉइंट है, 5 पॉइंट्स है, उसको आपको सही से याद रखनी होती है कि ये जो मैटर्स होते हैं कंपनी के लिए, इसके अप्रूवल आप ऑडियो कॉल या वीडियो कॉलिंग पे नहीं देंगे, नहीं करेंगे। इस सब के लिए आप क्या करेंगे, बाय फिजिकल वे में प्रेजेंट होंगे सही से, उसके बाद इस पे अप्रूवल हो पाएगी। तो अभी हमने केवल अभी यहाँ आज की अभी तक यही देखा कि मीटिंग्स क्या होता है, मीटिंग क्यों की जाती है, ठीक है। कोई भी कंपनी के लिए कितना मीटिंग नेसेसरी है एज पर कंपनी लॉ में, यदि ओपीसी है तो उसको कब मीटिंग करनी है, क्या उसकी गैपिंग टाइम है। कोई अदर टाइप की कंपनी है, उसमें कितना मीटिंग करनी है, उसका कितनी गैपिंग टाइम है ना। उसके बाद हमने ये देखा कि मीटिंग हम लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ प्रोसेस आपको बताया, फिजिकल वे में ऑडियो कॉलिंग या वीडियो कॉलिंग। उसके बाद मैंने आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताया जिसके अप्रूवल आप ऑडियो कॉलिंग या वीडियो कॉलिंग पे नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे 5 पॉइंट को डिस्कस किया गया है। सबसे फर्स्ट में मैंने आपको बताया कि कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसका अप्रूवल आप ऑडियो कॉलिंग या वीडियो कॉलिंग पे नहीं देंगे। सेकेंड, जो बोर्ड्स का रिपोर्ट होता है जिनमें कंपनी का सीक्रेट डाटा होती है, उसका आप अप्रूवल ऑडियो वीडियो कॉलिंग से नहीं देंगे। थर्ड, यदि कोई कमेटी बनानी है, कमेटी ऑडिट कमेटी है, उसका अप्रूवल आप नहीं देंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस होता है, मैंने आपको एग्जांपल भी बताया कि ये जो है ये कंपनी का प्रोस्पेक्टस है।
इसमें कंपनी का पूरा डिटेल होता है। तो इसका भी अप्रूवल, मतलब इसमें क्या कंटेंट होनी चाहिए, है ना, क्या क्या किनका पिक्चर लगने चाहिए, कौन से वर्ड लिखना चाहिए, किसका नंबर देना है, ये सब अप्रूवल क्या होगा, ऑडियो या वीडियो कॉलिंग से नहीं हो सकता। और सबसे लास्ट पॉइंट हमने ये बताया कि कंपनी यदि टेक ओवर कर रही है, कंपनी डिवाइड हो रही है, या कंपनी आपस में ऐड हो रही है, तो उसका अप्रूवल भी आप वीडियो कॉलिंग या ऑडियो कॉलिंग से नहीं देंगे। ये पॉइंट हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया। इसमें अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। Nè, một một cái câu nữa, một cái hoa नहीं साउंड आया। cô आप cô khâu ăn चौथा वाला ừ अभी अभी बताया ना आपको, ऑडिट कमेटी वाला। ừ चलिए, तो उसके बाद नोटिस ऑफ द मीटिंग। यदि मीटिंग करना है जैसे, है ना, हम लोगों को यदि कंपनी के रिगार्डिंग मीटिंग करनी है तो हमें कब पता होनी चाहिए। जैसे हमें, जैसे आपका क्लास होता है तो क्लास आने से पहले आपको पता चल जाती है ना क्लास, और मतलब ग्रुप में कि आपकी क्लास होने वाली है। वैसे ही कंपनी की मीटिंग होती है तो उसका इंफॉर्मेशन जितने भी डायरेक्टर्स होंगे 7 डेज पहले दे दी जाती है। जैसे हमें आज मीटिंग करनी होगी, मान लेते हैं कि आज मीटिंग है, तो ये 7 डेज पहले, आज से 7 दिन पहले इन्फॉर्म करना होता है कि आपकी मीटिंग इतने तारीख को होने वाली है। समझे? अब ये जो 7 डेज का है, वो आप कैसे मीटिंग का इंफॉर्मेशन कैसे देंगे? तो बाई पोस्ट से दे सकते हैं, बाई ईमेल से दे सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक मोड में या फिजिकल मोड में आप दे सकते हैं इंफॉर्मेशन। कहाँ पे देनी होती है? जहाँ पे डायरेक्टर्स का रेसिडेंटल होता है, जहाँ पे वो रेसिडेंट होता है। जैसे मान लीजिए, एग्जांपल ले लीजिए, मीटिंग होने वाली है दिल्ली में, ठीक है, और उज्जवल जो है ये बिहार में कहीं पटना में है, मान लीजिए पटना में। तो उज्जवल को कंपनी के जो कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, जो सीएस होते हैं कंपनी को, वो बताएंगे उज्जवल या बाकी लोगों को कि आपकी मीटिंग इतने तारीख को होने वाली है, 7 दिन पहले बताएंगे वो। कैसे बताएंगे? तो इलेक्ट्रॉनिक वे में या फिजिकल वे में, या तो वो पोस्ट ऑफिस से उनको भेजवाएंगे, या बाई मेल करेंगे, या कुछ भी, ठीक है। कहाँ पे करनी है? तो उज्जवल का जहाँ पे घर है, जहाँ पे उज्जवल रहता है, वहां तक उनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसका मतलब ये मैंने आपको बताया कि मीटिंग होने के लिए 7 दिन का टाइम 7 दिन पहले बतानी होती है, और रेसिडेंटल जहाँ पे एड्रेस होती है वहां पे बतानी होती है। क्या हुआ, ज्यादा क्लास लंबा हो गया क्या? हाँ सर। चलो ठीक है, तो करने ही देते हैं। अभी बहुत चीज है ना, हम लोगों को सीखना है कि बोर्ड मीटिंग में क्या क्या कंटेंट होनी चाहिए, तो बहुत चीज है। फॉरम ऑफ मीटिंग और बोर्ड, बहुत चीज है। तो अभी जो बताया गया है अभी की क्लास में, अभी किसी को और भी कोई कंफ्यूजन? नो सर, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे अब हम टॉपिक नहीं करते, बस एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन बोर्ड ऑफ मीटिंग के रिगार्डिंग ही एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद क्लास में। यहाँ पे कोई एक कंपनी बनी हुई है, अजय एलटीडी बना है, सबको दिख रहा है? तो कंपनी कब बनी है? ये कंपनी बनी है, मान लेते हैं 20/4/2024। आपसे हम क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, कंपनी का हम लोगों ने डिसाइड किया है कि कंपनी की फर्स्ट मीटिंग जो है वो 26/5/2024 को करने का। आप लोग क्या अलाउ करेंगे मीटिंग
फर्स्ट मीटिंग नो का सर, डेट ये नो सर, नो सर, 30 दिन के पहले होनी चाहिए। कम से कब कम तक 30 दिन के अंदर मीटिंग करो, पहली मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग। कब तक मीटिंग हो जाए? फर्स्ट मीटिंग नहीं सर, सर फर्स्ट 20 मई के पहले होनी चाहिए। हाँ, 20 मई की पहले होनी चाहिए। यदि हम 15 मई को डेट डालेंगे तो सही है। यस सर। सर हो जाएगा, पहले हो जाएगी सर। तो एक मीटिंग हमने कब किया? यहाँ पे देखिए, मैं क्वेश्चन को रिलेट करना चाहता हूँ। एक मीटिंग हमने किया। हाँ बताइए, किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो आप लोग सभी लोग अपना म्यूट कीजिए। एक हम लोगों ने, ये आप लोगों ने डिसीजन दिया कि चलिए 15 मई को, सॉरी 15 मई को हमने क्या किया? फर्स्ट मीटिंग किया। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग हो गया हम लोगों को। एक मीटिंग हम कर रहे हैं 16/6/2024। ये हम लोग का सेकेंड मीटिंग हो गया। एक हम मीटिंग कर रहे हैं 11/24। अब आप ये बताइए, थर्ड मीटिंग के लिए डेट सही है या नहीं है? नो सर, 120 दिन होना चाहिए। गैप जो है 120 दिन से ज्यादा नहीं होता है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए, ये बेस्ट ऑप्शन है मीटिंग के लिए। मैंने हाँ, क्या बताया कि गैप जो है 120 से कम। 120 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो 90 डेज वाला मैंने बताया वो ओपीसी के लिए बताया कि ओपीसी के मीटिंग के बीच में मिनिमम 90 डेज का गैप होनी चाहिए। हाफ टाइम पे। समझे या नहीं समझे? यस सर। ये डेट हो सकती है या नहीं हो सकती है मीटिंग का? यस सर। हो सकता है। चलिए, और एक डेट हम ले लेते हैं 14/2/2025। ये अगला मीटिंग का डेट हो सकती है या नहीं? नो सर, 120 से ज्यादा दिन। क्योंकि इस दोनों के बीच का टाइम देखिए आप, कितना दिन का गैप हो गया है? कोई बता सकते? कैलकुलेट कीजिए तो। अप्रोक्स 6 मंथ। अराउंड है, 6 मंथ के आसपास में हो गई है। तो क्या 170 120 दिन से ज्यादा है? यस सर। ये मीटिंग का टाइम नहीं हो सकता है। मीटिंग का डेट ये नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है बाकी लोगों को या कंफ्यूज हो रहे हैं आप? आ रहा है सर। फर्स्ट मीटिंग आपका जब आप कंपनी क्रिएट किए हैं विदिन 30 डेज में हो जानी चाहिए, जो मैंने 15 अप्रैल को एक मीटिंग किया। सेकेंड या थर्ड या अगला मीटिंग के लिए ये बताया गया है कि आपकी गैप जो है, मीटिंग की जो गैप है वो 120 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये कोई कंपनी है एबीसी, जो ओबीसी है, सॉरी ओपीसी है। ओपीसी मतलब 1% कंपनी है। एबीसी जो कंपनी है वो ओपीसी है। एक हम मीटिंग करना चाहते हैं इसमें। फर्स्ट मीटिंग तो जब कंपनी स्टार्ट हो 30 डेज में हो जाएगी। एक हम सेकेंड मीटिंग यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हैं और इसका डेट हम डालते हैं 15 दिसंबर 2024। क्या ये डेट सही है सेकेंड मीटिंग के लिए? स्टार्टिंग कब का था सर? फर्स्ट मीटिंग और एक थर्ड मीटिंग हम ले लेते हैं। थर्ड मीटिंग तो हम कर रहे हैं ये 15/1/2025। थर्ड मीटिंग का डेट सही है या नहीं है? नो सर, 90 दिन होना चाहिए कम से कम।
ये कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, मतलब पूरी सही से समझ में आनी चाहिए। ओपीसी के लिए आपकी जो फर्स्ट मीटिंग है, जैसे इसमें यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट मीटिंग ही होगा, सेकंड नहीं। ये जो मैंने आपको फर्स्ट मीटिंग बताया 30 डेज वाला, ये वो प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी या बाकी कंपनी के लिए होती है। लेकिन जो ओपीसी है, 1% कंपनी है, उस केस में एक मीटिंग आपका जो मिडिल पॉइंट है ईयर का, उसे एक पहले होने चाहिए और एक बाद में होनी चाहिए। दोनों का गैप क्या है कि 30 डेज से ज्यादा, सॉरी 90 डेज से ज्यादा 90 नहीं दिन। होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आप, ये एक मीटिंग आप कब कर रहे हैं, दिसंबर में कर रहे हैं। लेकिन वन फाइनेंशियल ईयर का मिडिल पॉइंट क्या होता है, अप्रैल से जो स्टार्ट होगा वो कब तक चलेगी, अप्रैल से लेकर के अक्टूबर 10। इसका मिडिल कौन सा होगा, अक्टूबर। अक्टूबर। लेकिन आप मीटिंग कब कर रहे हैं, फर्स्ट मीटिंग दिसंबर में, ये अलाउ नहीं है। आपको कब मीटिंग करनी होगी, अक्टूबर से अक्टूबर से पहले। अक्टूबर से पहले। सेकेंड मीटिंग हमने कब किया है, 15 जनवरी को। कंपनी में क्या बताया गया है कि दोनों मीटिंग के गैप जो है मिनिमम 90 डेज का होना चाहिए। क्या 90 डेज का गैप दोनों के बीच? नो सर। तो ये दोनों डेट अलाउ नहीं है, इस दोनों डेट का आप मीटिंग नहीं करेंगे। यदि इस दिन आपने मीटिंग किया तो बहुत दिक्कत हो सकती है, अप्रूवल ही नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है, लगता है मोनू ही लोग थक गया है, बाकी लोग सब ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग तो मिलेंगे अगले दिन।